लकड़ी का फर्श वही तब का ही है वो बोला। लकड़ी की है ये पिलर। तो 100 साल निकाल दिए उस सब चीज़ों ने। पुरानी चीज़ों में भी दूसरी का ये फैक्ट्री है, ये जो बिल्डिंग के लिए यहाँ हमारे फ्रीडम फाइटर्स यहाँ पे काम करेंगे। कोकोनट ऑयल भी निकालेंगे, मस्टर्ड ऑयल भी निकालेंगे। मस्टर्ड ऑयल कम, कोकोनट ज़्यादा, क्योंकि कोकोनट अनामय को बहुत ज़्यादा तो मस्टर्ड वहाँ से लाना पड़ता है। बड़ा फैक्ट्री था, अब इसे मॉडिफाई करके आधे में फोटो गैलरी बना दिया। नीचे का फ्लोर, ऊपर का शेड और एक चेंज हो गया। प्लेस ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल कोलू है वहीं पर है। ऐसे बहुत थे, एक ही बचा है तो नारियल का सूखा हुआ खोपरा उसमें भर कर साइड में तो वेट लगा देगा। वेट लगेगा, चेन टाइट हो जाएगा तो प्रेशर सेंटर में आएगा। फिर जब पकड़ करके घुमाएगा बीच वाला टिक से घूमता रहेगा, नारियल किसता रहेगा। अंदर एक पाइप होता था, गड्ढे में बर्तन रखेंगे, तेल इसमें इकट्ठा होता रहेगा। एक फ्रीडम, ये ओरिजिनल है। एक फ्रीडम फाइटर को एक दिन में 30 पाउंड कोकोनट ऑयल निकालना पड़ता था। मस्टर्ड ऑयल निकालने देंगे तो 10 पाउंड पर डे, जो बैल भी नहीं निकाल पाते थे। जब बैल नहीं निकाल पाते थे तो इंसान कहाँ से निकालेंगे। और कुछ फ्रीडम फाइटर जो है कोल्हू चलाते चलाते थक जाते थे तो कुछ चलाने से इनकार भी करते थे कि काम जो है नहीं करेंगे। तब अंग्रेज क्या करते थे, उनका हाथ पकड़ करके जबरन इस पाइप के साथ रस्से से बांधते थे। जब वो नहीं चला पाते थे पीछे से मारते थे। काफी फ्रीडम फाइटर ये काम करने के बाद बीमार पड़ जाते थे और कुछ का दिमागी संतुलन भी बिगड़ जाता था। इसका हाइट देखे काफी कम है, क्योंकि झुक करके चलाना पड़ेगा, क्योंकि कमर बेंड हो जाएगा और आधे घंटे को मैंने चक्कर आ जाएगा। स्पीड कम हो गया तो पीछे से चाबुक भी मारते। तो वहाँ हमने देखा ओरिजिनल कोल्हू, यहाँ पे है आर्टिफिशियल डेमो है, किस तरीके से पकड़ करके चलाते थे दिखाया गया। और पहला दिख रहा है नारियल का छिलका निकाल रहा है। छिलका निकालने के बाद छिलके को हैमर से फूटते थे। जब छिलका नरम हो जाता था उसके बाहरी छिलके को हटाकर बाकी को पानी में भिगोते थे। फिर जब मॉइस्चर हो जाता था फिर बाहर निकालते थे, फिर कूटते थे, फिर धूप में सुखा करके इस मशीन में रोल किया जाता था, यानी कि रस्सी बनाने का काम, नारियल के छिलके का रस्सी। तो रस्सी बनाने का काम किसी भी फ्रीडम फाइटर को देता था तो शाम तक उनको 4 पाउंड रस्सी तैयार करना है। शाम में अंग्रेज बैठेंगे तौलने के लिए, 4 पाउंड हो गया तो सजा नहीं तो सजा के लिए तैयार रहो, सजा के बताएंगे। और ये मशीन भी ओरिजिनल है। आगे है पनिशमेंट। जेल का सबसे सख्त सजा यही था। ये फ्रेम ओरिजिनल है। वैसे ये फ्रेम जो बाहर होता था ताकि यहाँ पे काम करने वाले फ्रीडम फाइटर्स देख सके। ओरिजिनल फ्रेम है, इसको बोलते हैं फ्लॉगिंग फ्रेम। हिंदी में टिकटिकी। फ्रीडम फाइटर को इसके ऊपर चढ़ाते थे, पाँव में पट्टा लगाते थे, कमर में बेल्ट बांधते थे, हाथ में हथकड़ी, ताकि मारते वक्त जो है इधर उधर हिल भी ना पाए। और मारते थे कहाँ, बैक साइड पर। वहाँ हमारे तो चमड़ी फट जाता था, फिर ना बैठ सके ना सो सके। और मारते वक्त बाकी फ्रीडम फाइटर्स को दिखाते थे कि किस तरह का पनिशमेंट इन्हें दे रहा है ताकि बाकी के दिल में डर बैठे। मारने वाला भी इंडियन था। सर्कुलर जेल में पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स भी आते थे, नॉर्मल क्रिमिनल भी आते थे, चोर डाकू डकैत भी आते थे। उनमें से जो हट्टा मुस्टंडा होता था, जो दिमाग से कम होता था, अत्याचारी ज्यादा, ऐसे लोगों को अंग्रेज पहचान करके काम पे रखेंगे। किसी को बना देंगे पेटी ऑफिसर, किसी को वार्डर, किसी को जमादार। इनका फायदा क्या था, खाना बढ़िया मिलता था, मार खाने का जरूरत नहीं, हार्ड वर्क करने का जरूरत नहीं। तो ये सारे मॉडल हैं, ओरिजिनल नहीं हैं। जो फ्रीडम फाइटर पहला बार अपना काम पूरा नहीं करते थे तो 1 हफ्ते के लिए पोल्ट्री के बाहर हथकड़ी लगा करके रखते थे। दीवार में रिग होगा, रिग में हथकड़ी में ऐसे रहो। एक दिन में 8 घंटा हथकड़ी में रखते थे। फिर अलग सा पनिशमेंट है, 2 दिन के लिए बोरे का बना हुआ ड्रेस भी पहनाते थे। ये पहनने से जो है गर्मी ज्यादा लगता था, शरीर खुजलाता रहता था।
यूनिफॉर्म ऐसा ही था, कुर्ता हाफ पैंट वाइट कैप और गले में डालने का लोहे का रिंग, लोहे का प्लेट, आइडेंटिटी लिखा होता था कितने साल से कितने साल का सजा दिया है, जेल का नंबर, कोर्ट से एक्ट कौन सा लगा, जब तक जेल में रहेंगे गले में लगा रहेगा। और 3 तरह के पनिशमेंट फीटर, चेन फीटर जिनको पहनाते थे पनिशमेंट के लिए 1 साल, जिसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि कमर में चेन बंधा है तो हाथ फ्री है, चल फिर सकता है, पाँव को इधर उधर मूव कर सकता है, लेकिन वजन रहेगा पाँव। बार फीटर 6 महीने के लिए 6 मंथ, चलते वक्त बार पकड़ करके चलो, काम करते वक्त छोड़ दो, फिर जब चलो तो बार पकड़ करके, नहीं पकड़ेगा चल नहीं पाएगा। डेंजर फ्रीडम फाइटर को क्रॉस बार केवल 10 डेज, ज्यादा डिफिकल्टी उसी में है, पाँव के सेंटर में भी रॉड है तो पाँव डिस्टेंस में रहेगा, ऐसे ऐसे चलो। जबरदस्ती से चल नहीं पाते थे, बैठ नहीं पाते थे तो हर फ्रीडम फाइटर्स के पाँव में घाव भी हो जाता था क्योंकि चलते वक्त रॉड उनके पाँव से खींचता जाता था। अभी हम बाहर चलेंगे, सुनिएगा। इन फ्रीडम फाइटर्स के लिए टॉयलेट बाथरूम, दिन भर बाहर काम करते थे, इस एरिया पे उन लोगों के लिए कॉमन टॉयलेट बाथरूम का यूज़ कर सकते थे जब वो काम करने के लिए बाहर आते थे। और कुछ फ्रीडम फाइटर्स को जो है रूम के अंदर ही काम देते थे, दिन में अकेले काम करो, उनके लिए सिस्टम ये था दिन में 3 बार। मैडम जी यहाँ बैठ जाएगा, उनको यहाँ बैठने बोलते, इसमें बैठे, तो दिन में 3 बार बाहर आ सकते थे, अपने समय से नहीं, ब्रिटिशर्स का जो फिक्स समय होगा उसी में आने का। इवनिंग 6 o'clock से मॉर्निंग 6 o'clock सभी को लॉकअप में रखते थे बंद, तो वहाँ पे कोई टॉयलेट भी नहीं था, सभी को क्ले का पॉट मिलता था, जो भी करो पॉट में करो, रात भर बदबू में रहो और अगले दिन स्वीपर साफ करके बाहर ले जाता था। खाना खाने के लिए लोहे का प्लेट, दाल चावल रोटी सब्जी जिंदा रहने के लिए देते थे, ना कि पेट भरने के लिए। पीने का पानी दिन में 2 बार ही मिलता था, लोहे के बर्तन में, साफ नहीं, और रात में कोई लाइट नहीं, अंधेरे में रहते थे। सोने के लिए बेड भी मिलता था लकड़ी का, बेड का चौड़ाई इतना रहेगा, हाइट इतना रहेगा, एक 6.5 फीट के करीब लेंथ, एक बेड और एक कंबल सभी को मिलता था। अब जेल के बारे में सुनिएगा। चलो जेल को बनाना स्टार्ट किया 1893, कंप्लीट हुआ 1906 और इसे बनाने का उस समय का खर्च 7,83,994 रुपीज़ और 3 करोड़ ईंटें इस्तेमाल किया गया। ईंट अंडमान में तैयार, बाकी मटेरियल बंद। जब जेल बना साइकिल व्हील की तरह था, जिसमें टोटल 7 बिल्डिंग थे और 693 कमरे भी थे। एक कोठरी में आप लोग गाइड से मामले में प्राइवेट हूँ मर्जी, एक कोठरी में एक ही क्रांतिकारी को रखते थे। कोठरी का लंबाई 13.5 फीट, चौड़ाई 7.5, ऊंचाई 10 फीट और 3x1 फीट का वेंटिलेटर पीछे की और 8 फीट ऊपर है ताकि कैदी बाहर देख न पाए। और हर विंग को ऐसा बनाया है, एक विंग का कैदी जो है दूसरे विंग के कैदी को ना देख सके ना उनसे बात कर सके, क्योंकि एक बिल्डिंग का फ्रंट है तो दूसरे का है बैक है। इस वजह से क्या है, दोनों बिल्डिंग के बीच कोई कम्युनिकेशन भी नहीं था। काम करने के लिए 7 में से 4 ब्लॉक के सामने वर्कशेड, वहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स कोकोनट ऑयल निकालते थे, हमने देखा। और बीच में है सेंट्रल टावर, टावर के टॉप पे सिंगल गार्ड ऊपर से बाउंड्री वॉल वॉच करता था। उनके अलावा 21 सेपरेट सिक्योरिटी गार्ड भी थे जो दिन रात पहरा देता था। अब 7 में से केवल 3 ब्लॉक ही बचा हुआ है, 1 है, 7 है, इसके पीछे एक और भी है नंबर 6, बाकी 4 ब्लॉक 2 है। जस्ट आपको देख सकते हैं
সরকার स्टार्ट करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा। भगत सिंह अर्जुन ने गाड़ी मूवी के लिए आया था। रूम बड़े थे जेल अभी तो फिर भी ठीक मतलब ऐसा ठीक ठाक है। मतलब उस समय जब आए थे अंग्रेज लेकर, उस समय तो इतना माहौल बढ़िया नहीं था। बारिश गिरता था, रूम गंदगी से भरा होता था, मच्छर वगैरह होता था, तो बहुत मुश्किल था जीवन। हाँ यार 2 मिनट है। चलो थोड़ा सा खुल का कर तो हवा रहेगा। सुनेगा मैडम जी, यहाँ खाने को मिलेगा नहीं, 5:30 बजे तक मिलेगा, आएगा। तो अंडमान से कैदी भागे ऐसे, यहाँ से ऐसे सेलो जैसे तो कोई भागा नहीं। अंडमान में जब 1858 में कैदियों को लाया था, उस समय उन लोगों को वाइपर रेंज में रखते थे। वाइपर रेंज ओपन जेल था, कोई जेल नहीं था उस समय उन लोगों को ओपन में रखे। उस वजह से क्या हुआ, 1859 वहाँ से 228 कैदी भागे थे। सोचा था किसी और आइलैंड पे चला जाएगा तो बच जाएगा, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। 144 को अंग्रेज पकड़ नहीं पाए, कुछ समुद्र में डूब गया होगा, कुछ को आदिवासियों ने मार दिया होगा। 88 को अंग्रेजों ने पकड़ा था, उनमें से 2 लोगों को छोड़ दिया, बाकी 86 को एक ही दिन छाता आइलैंड में पेड़ों पर लटका के हैंग कर दिया। उसके बाद फिर अंडमान से कोई भागे नहीं। ठीक है, हम लोग ऊपर चलेंगे टॉप में, वहाँ पे सारा स्टोरी बता देंगे तो हवा रहेगा। आइए लेवल 16 वही ना, तोड़ भी नहीं सकता कोई, तोड़ने पे सही बात। इधर भी कुछ है। इस तरह तो सलूजी को ब्रिटिश ने टोटली क्लोज कर दिया जनवरी 1938। सितंबर 1937 से लेकर जनवरी 1938 सारे पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स को ब्रिटिश ने इंडिया वापस भेज दिया और काला पानी का सजा भी 1938 में खत्म हो गया। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया।
हेलो फोन आ गया था वहाँ पर। 1937 में सल्लू जेल बड़ा हंगर स्ट्राइक चला था जो 45 डेज तक चला था। उस वजह से जो है वहाँ मेन लैंड से गांधी जी, टैगोर जी, कांग्रेस के जो वर्किंग कमेटी, उन लोगों ने पहले टेलीग्राम देकर फ्रीडम फाइटर से हड़ताल समाप्त करवाया और भरोसा दिलाया कि अंग्रेजों से राहत के लिए वो लोग कोशिश करेंगे। और उसके बाद उन लोगों ने ब्रिटिशर्स के ऊपर प्रेशर किया, जो पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स को सल्लू जेल में रख के जो टॉर्चर दिया जाए उसे बंद करें। अंग्रेजों ने फैसला किया, सेकंड वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट होने वाला था, अंग्रेजों ने फैसला किया अब किसी फ्रीडम फाइटर्स को अंडमान लेकर के नहीं आएंगे, जो है सेलुलर जेल में उनको धीरे धीरे वापस भेजेंगे। ऐसे सितंबर 1937 से जनवरी 1938 सभी को इंडिया वापस भेज दिया, काला पानी का सजा बंद हो गया। फिर 1939 सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, फिर अंडमान में जापान ने कब्जा कर लिया। 23 मार्च 1942 जापानी अंडमान में 3.5 साल रहे थे। उस दौरान उन लोगों ने काफ़ी टॉर्चर भी किए थे इंडियंस के ऊपर जो यहाँ पे सेटल हुए थे। उनमें से कुछ पढ़े लिखे लोग थे, कुछ INA के मेंबर, कुछ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के मेंबर भी थे। जापानीज क्या समझते थे, इनमें से कुछ लोग जो है अंग्रेजों के साथ मिले हुए या उनके लिए जासूसी कर रहे थे, जिनके ऊपर भी जासूसी का शक हुआ, जेल में ला के बंद किया, बुरी तरह से टॉर्चर किया, बहुत लोगों को गोलियों से भून भी दिया। उसी दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी अंडमान आए थे। नेताजी INA के सुप्रीम कमांडर थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में INA, इंडियन नेशनल आर्मी और जापानीज मिल करके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रहे थे। तो उनका 3 दिन का टूर था अंडमान, दिसंबर 29, 30, 31, 1943। 30 दिसंबर 1943 सुभाष जी ने सेलुलर जेल का विजिट भी किया था और पहला तिरंगा झंडा उन्होंने अंडमान में फहराया था। सामने है जिमखाना ग्राउंड, पास में अंडमान क्लब है, वहाँ पे झंडा फहराया। फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 2 नाम भी दिया। अंडमान का नाम रखा शहीद द्वीप, निकोबार का स्वराज द्वीप। आज यही दोनों नाम प्रधानमंत्री जी ने आकर के नील और हैवलॉक का रख दिया। नील का नाम कर दिया शहीद, हैवलॉक का स्वराज हो गया, रॉस आइलैंड का सुभाष चंद्र बोस आइलैंड हो गया। और 1 जनवरी 1940 को सुभाष जी अंडमान से वापस चले गए। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड 1945 ब्रिटिशर्स का जो रॉयल एयरफोर्स है उन लोगों ने अंडमान में जापानी के ऊपर बहुत सारे बॉम्ब गिराए थे, जिसके बाद जापानी भी सरेंडर हो गए। 1.5 साल फिर अंग्रेज रहे, इंडिपेंडेंस हो गया, इंडिया को देकर के अंग्रेज दे गए। यहाँ पे इंडियन ज़्यादा थे। इंडियन ज़्यादा कैसे हुए, 1858 में जो भी कैदी अंडमान आते थे, सजा कंप्लीट हो, सजा में छूट मिलो, फिर उनको इंडिया वापस नहीं भेजते, उनको अंडमान में सेटल करते थे। जमीन देंगे, खेती बाड़ी करो, यही अंडमान के लोकल उनका ही जनरेशन है। और ये फ्रीडम फाइटर्स का लिस्ट है, कौन कौन से स्टेट से कितने कितने फ्रीडम फाइटर्स इस जेल में रहे थे, स्टेट वाइज ईयर में। मुंबई से कितने, पंजाब, बंगाल, आसाम, यूपी, बिहार, मद्रास, आंध्र, दिल्ली, मैक्सिमम बंगाल, उसके बाद पंजाब। और इसी बिल्डिंग का टॉप फ्लोर का लास्ट वाला कमरा है विनायक दामोदर सावरकर जी का। उनका स्टोरी आपको ऊपर बता देंगे, वो मेंटेनेंस का काम हो रहा है, आप लोग जा नहीं पाएंगे, ऊपर आ जाए, उनका स्टोरी बताएंगे, लास्ट कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा हवा मिलेगा। बंद कर देना, स्टार्ट करके तो पॉज कर देना। ये तो देखिए पूरा सब रिकॉर्ड होगा। एकदम छोटी है। कितने गया भाई? वीर सावरकर जी के बारे में सुनेगा। वीर सावरकर जी को लास्ट वाले कमरे में रखा गया 10 ईयर्स, 1911 से 1921। 1910 उनको लंदन से अरेस्ट करके इंडिया लाते वक्त शिप जब मार्सेलस हार्बर के निकट से गुजर रहा था, उस दौरान सावरकर जी ने जहाज का टॉयलेट का साइड का ग्लास तोड़ करके जंप किया बाहर और स्विमिंग करके चले गए मार्सेलस हार्बर, फ्रांस। वहाँ पे फ्रांसीसी गार्ड ने पकड़ लिया, ब्रिटिशर्स को हैंड ओवर कर दिया। फिर ब्रिटिशर्स अंडमान लेकर के आए थे 30 जून 1911। जब लाए थे डरते, एक बार वहाँ से भाग गया है, दोबारा यहाँ से ना भागे, इसलिए तो कड़े पहरे में रखा। क्योंकि जो बड़े भाई थे गणेश दामोदर सावरकर जी और सेलुलर जेल में उनसे भी पहले से थे, लेकिन दोनों भाई 2 साल तक आपस में मिल नहीं पाए, एक ही जेल में रहते हुए। फिर 1921 वीर सावरकर जी को सेलुलर जेल से ट्रांसफ़र करवा दिया रत्नागिरी, महाराष्ट्र। 3 ईयर्स वहाँ पे हाउस अरेस्ट में रहे। 1924 वहाँ से छूट गए। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस के 19 ईयर्स के बाद उनका डेथ हुआ था 26 फरवरी 1966, तब उनका एज 83। तो जहाँ गर्मी के दिनों 10 मिनट्स हमारे लिए खड़े रहना मुश्किल, उन्होंने अपना 10 ईयर्स उस सेल में गुजारा था। आज अंडमान का एयरपोर्ट उन्हीं के नाम पे है।
तो सेलोजर का लास्ट पॉइंट है बताने के बाद मेरा बताना खत्म हो जाएगा। फिर आप लोग चाहे तो टेरेस के ऊपर जा सकते हैं फोटोग्राफी के लिए, लेकिन कोई भी साइड में नहीं जाने का और उसमें बैठ करके फोटोग्राफी भी ना करे, वो डेंजर प्लेस है। बीच में रह के फोटोग्राफी करें और टॉप पे जाना है वहाँ भी जा सकते हैं। जहाँ तक हम लोग खड़े हैं यहाँ तक ओरिजिनल टावर है। ये हिस्सा टूट गया, इसे दोबारा बना दिया। 3 ब्लॉक सुबह दिया 176, बाकी हट गया, हॉस्पिटल हो गया। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सब कुछ यहाँ पर फ्री सर्विस है। दवा, खाना, ट्रीटमेंट, एक्सरे, सिटी स्कैन, अल्ट्रासोनोग्राफी सब कुछ फ्री, सभी लोगों के लिए फ्री। सामने जो छोटा सा आइलैंड है वही है सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। ब्रिटिशर्स का कैपिटल था, उनके जितने ऑफिसर्स फैमिली मेंबर्स वहीं पर रहते थे। पहले नाम था रॉस। आज आप जाएंगे घूमने, कुछ टूटा हुआ बिल्डिंग, कुछ बिल्डिंग को मेंटेन करके रखा है, देखने को मिलेगा। दूर में शहीद और स्वराज आइलैंड भी अभी नज़र नहीं आ रहा, धुंध है। मौसम साफ होगा, ऊपर से आपको दोनों आइलैंड साफ नजर आएगा। नील भी दिखेगा, हैवलॉक भी दिखेगा। सबसे लास्ट है नॉर्थ बे, जहाँ पर एक लाइट हाउस है। यहाँ लोग जाते हैं कोरल रीफ्स देखने के लिए, पानी के नीचे मरीन लाइफ, स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग सब वहाँ पे है। और 20 रुपीज़ का जो ओल्ड नोट है रेड कलर का, उसके बैक साइड में यही फोटो लगा हुआ है।